तृप्ति शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम। सबको मेरा नमस्ते। आज हम एक और एक्सपर्ट को लेके आए हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते रहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और हम लोगों ने जाना है, समझा है, भारत देश एक एग्रेरियन कंट्री है। एग्रीकल्चरल के सेक्टर में बहुत सारी हमने इंडिपेंडेंस के बाद आज तक तरक्की की है। और ये तरक्की हमने की है क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत सारे एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर्स खोले हुए हैं। और आज हम उनमें से एक एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर, जो हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, आप सब जानते हैं सरदार पटेल जी को, जो हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत को यूनाइट किया, वही इनके नाम पे ये पूरा यूनिवर्सिटी का एक सिटी बना है, उसको सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर एस कलमकर जी। नमस्ते सर, वेलकम टू ट्रिपल आई एम। एंड हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक AERC यानी कि एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, जो एसपी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ के वो डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं। यहाँ पे वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं एंड इनकी जो एक्सपर्टीज है वो रिसर्च में है, ज्यादा एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके चलते हुए कई बार वर्ल्ड बैंक को ये रिपोर्ट्स जाते हैं, कई बार ये रिपोर्ट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी जाते हैं। और ये रिपोर्ट्स के ऊपर पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स भी इसके टॉपिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। कलमकर सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमसे अपना इंट्रोडक्शन खुद दे, क्योंकि इनकी उपलब्धियां इतनी सारी हैं, इनके अचीवमेंट्स इतने सारे हैं, तो हमें थोड़ा सा वो साझा करें। यस सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले आभार तृप्ति शाह मैडम का इंट्रोडक्शन के लिए, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जो हमारे आज के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं हमारे ARC और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के काम के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा दीपक सर और नरेंद्र सर को, जिन्होंने भी मुझे एक मौका दिया और तुलसी शाह मैडम ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। मैं डॉक्टर कलमकर हूँ। यहाँ पे एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, जो गुजरात, राजस्थान, दादरा नगर हवेली के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक अंग है, वहां पे मैं डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। ये सेंटर जो है 1961 से यहाँ पे स्थापित है। पूर्ण रूप से मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इसको फंडिंग करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो एक हमारे भारत में एक नामांकित और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च के लिए पहचानी जाती है, वहां पे ये कार्यरत है। इस सेंटर के जो फाउंडर डायरेक्टर थे प्रोफेसर VS व्यास, जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। बाद में यहाँ से डायरेक्टर बनने के बाद वो डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद रह चुके हैं। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइजर रह चुके हैं। और उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक हो, FA हो, IFPRI हो, अपेडा हो, सभी जो नामांकित संस्था है उनके कहीं ना कहीं एडवाइजरी मेंबर बने हैं, या तो गवर्निंग बॉडी मेंबर बने हैं, या तो फिर वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन बने हैं। उसके बाद हमारे सेंटर की गाथा काफी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास NH जोधा साहब थे, जो एक स्ट्रेस इरिगेशन या रेनफेड इरिगेशन में उनका काफी काम रहा हुआ है। चौधरी साहब थे। प्रोफेसर महेश पाठक साहब थे, जो चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के मेंबर रहे हैं। मेंबर ऑफ नर्मदा आयोग के जो कमिटी थी उसमें मेंबर थे। तो ARC वल्लभ विद्यानगर एट सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की नेशनल पॉलिसी मेकिंग में काफी अहम योगदान रहा है। जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स है वो जानते होंगे कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें जो पॉलिसी मेकिंग रही है 1950 के बाद, उसमें काफी पॉजिटिव योगदान हो। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो, येलो रिवॉल्यूशन हो, ब्लू रिवॉल्यूशन हो, काफी अच्छा काम रहा है। और मैं डॉक्टर कलमकर यहाँ पे काम करने में काफी गर्वान्वित महसूस करता हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ और ARC के साथ।
मेरा खुद का एजुकेशन डॉक्टरेट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जो कृषि से निगडित है। और मेरा ये मानना है कि हमारे एग्रीकल्चर पॉलिसीज, इंटरवेंशन जितने भी होते हैं वो फिजिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होने चाहिए और एक्सेप्टेबल होने चाहिए और सस्टेनेबल होने चाहिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसीलिए हमारा जो कार्य होता है वो इसी से रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इंटरवेंशंस है, या भी कोई स्टेट इंटरनेशनल नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स है, उसको स्टडी करें और उसको हम मिनिस्ट्री को सबमिट करें। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने आज तक 211 ऐसे स्टडी रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिए हैं, 27 विलेज सर्वे रिपोर्ट्स दिए हैं। साथ में ही हम हर वक्त एक पॉलिसी ब्रीफ और पॉलिसी अलर्ट्स जो हम IIM अहमदाबाद के साथ पब्लिश करते हैं, वो हम सीधा PMO ऑफिस को सबमिट करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को सबमिट करते हैं। तो जैसे कि अभी कोई भी इंटरवेंशन आता है, हम उसके लिए हमारा प्रयास ये होता है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो मिनिस्ट्री तक पहुंचा है। इसीलिए एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जो एक 15 सेंटर्स का नेटवर्क है इंडिया में, और एकलौता ऐसा नेटवर्क है जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार को सीधे रिपोर्ट करता है पॉलिसी मेकिंग में। इसीलिए इसको कहा जाता है, इट सर्व एज अ ईयर्स एंड आईज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस नेटवर्क को एक काफी अहम भूमिका रही है और हमारे सेंटर्स में रिसर्च ऑफिसर्स, ट्रेन स्टाफ होते हैं जो फील्ड वर्क खुद करके वहां से डेटा कलेक्ट करके हमें इसको देते हैं। किसी को क्वेश्चन पड़ेगा कि एग्रो इकोनॉमिक सेंटर व्हाट एग्जैक्टली कौन से एरिया में काम करता है। मैं आपको सभी दर्शकों को तो ये बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितने भी एस्पेक्ट इसमें आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन हो, एनिमल हस्बेंडरी हो, उसमें फिशरी हो, पोल्ट्री हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट्स हो, सॉइल हो, इरिगेशन हो, उसके बाद पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हो, सोलर हो, या तो फिर आपका प्रेशराइज नेटवर्क सिस्टम हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, फार्मर सुसाइड हो, सभी अंगों को हमने पिछले 6 दशक में कवर किया है। और ये सबसे एक अच्छा बढ़िया सेंटर्स भारत में है। और हमारा प्रयास यही होता है कि हम हमारे खेडूत के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे जो यूथ है, उन यूथ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में लाने के लिए, उस यूथ को कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से लेके एक नया न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर में लाने के प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। और मैं बता देते हुए मुझे खुशी होती है कि हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट से जुड़े हैं और हर एक महीने में हम यहाँ पे फ्री सेमिनार करवाते हैं, व्हाई द यूथ शुड गो टू द एक्सपोर्ट्स, और क्या उनकी कठिनाई होती है। और मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करूंगा IIM का, जिनके एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते हैं। अभी कल ही हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है 11 से 1 का। हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। हमारा एक ही इसमें टारगेट है कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे जो बच्चे एक्सपोर्टर इंपोर्टर बनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इस व्यवसाय में है और कुछ स्ट्रगल उनको आ रहे हैं, वी वांट टू सपोर्ट देम और वी वांट टू मेक रियली द इंडिया टू बी द आत्मनिर्भर, नॉट ओनली इन प्रोडक्शन बट आल्सो मेकिंग आवर यूथ एंटरप्रेन्योर्स, द बिजनेसमैन टू गो इनटू द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, मैं आप सबको बताना चाहूंगी दैट SPU AERC is Economic Research Center of SP University। तो IIM और AERC ने एक MOU बनाया है और सेमिनार्स हैं, विद्यार्थियों को गाइडेंस देनी है। आप चाहे फार्मर ना भी हो, पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं वो AERC से हमें पता चलता है, और प्रोसेस क्या है एक्सपोर्ट का तो ये हम आपको बताते हैं। तो हम दोनों ने MOU बनाए हैं अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विद्यार्थियों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे पास खेती प्रधान देश होते हुए भी खेती इतनी नहीं थी कि हम हमारे देश के पॉपुलेशन को भी हम खाने पीने की चीजें दे पाए।
तो आज तक 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम वहां से यहां पहुंचे आज के दिन में। काफी सारी हमारी 19% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर जीडीपी इज डन थ्रू एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे हमने उपलब्धि प्राप्त की? आपने बहुत सही कहा। भारत एक काफी लॉन्ग जर्नी से गया है, और मुझे खुशी है बताते समय में, अगर आप इंटरनेशनल लिटरेचर भी पढ़ोगे, हमारे जब स्टूडेंट पढ़ेंगे, कृषि गाथा जो भारत की रही है, ये काफी एक अलग तरह की सक्सेसफुल गाथा रही हुई है। और इसके लिए जिम्मेदार है हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे साइंटिस्ट, और सबसे बढ़िया हमारे खेडूत, हमारे फार्मर्स। जो हमारे फार्मर्स खेती में अपना पसीना बहाते हैं, और इस देश को स्वावलंबी बनाने में जितना उनका सहभाग है, शायद हमारे सोल्जर्स, और मैं उनको इक्वली हमारे फार्मर्स को भी मानता हूँ, जिन्होंने आज हमें इस स्थिति में लाके रखा है कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर सके हैं। 1950s में या 1940s में, क्योंकि 50s में हमने प्लानिंग स्टार्ट करी, हमारी स्थिति काफी काफी खराब थी। और हमारा जो, जैसे हम बोलते थे ना, शिप टू माउथ, हमारा जो खाने का जो तरीका था, शिप टू माउथ, मतलब हमें कोई दान दे बाहर से तो हम उसको लेकर लोगों को हम खिलाए। लेकिन उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट ने एक नई क्रांति का सोच रखा, और ये सोच रखा कि हम हमारी ही पैदावार को क्यों ना बढ़ाया जाए। और इसी की नींव रखी गई थी 1964-65 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 66 में, जिसको हम हरित क्रांति जानते हैं। जरूरत थी, क्योंकि भूखमरी, दरिद्रता, ये सारी चीजें हमारे पास उस वक्त थी, और एक हम नए नेशन को डेवलप करते समय में इंपोर्ट पे बेस पे हम नहीं रह सकते हैं। ये उस वक्त भी जाना गया था, और आज भी वही तथ्य लागू होता है। तो हमने हरित क्रांति की नींव रखी, और हमने 50 मिलियन टन जो हमारा अनाज का पैदावार था, उसको बढ़ा के हमने सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इम्प्रूव सीड लिए, हाइब्रिड सीड लिए, फर्टिलाइजर लिया, इरिगेशन की बढ़ोतरी करी, और आज हमारे पास तकरीबन 325 मिलियन टन का अनाज का उत्पाद है। और मैं आपको कह दूं कि इस उत्पाद को करने में फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हमने बढ़ोतरी की है, फार्मर्स को दी है, और फार्मर्स ने भी उसको अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से हम आज पहले दूसरे स्थान पे है। आप कपास लीजिए, तूर लीजिए, गेहूं लीजिए, धान लीजिएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिएगा, और मिल्क भी लीजिएगा, क्योंकि हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन भी करी हुई है। आज हमारे पास 200 मिलियन टन से ज्यादा हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा। इंडिया इज द लार्जेस्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। हम 1/4 ऑफ द पल्सेस आर प्रोड्यूस इन इंडिया। और लेकिन इसी साथ हमारे साथ जनसंख्या भी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन भी हमारे पास है, जो मैं बात आगे में करूंगा हमारे लोगों से, क्योंकि हमें क्यों एक्सपोर्ट में आना है, क्यों हमें जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको कैच करना। तो आज हम, हमारे पास स्वयं निर्भर है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। वो बात बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में 2022 में जब वीसी का कॉन्फ्रेंस किया था, तब हमारे यहाँ किए गए रूरल डेवलपमेंट काम का वहां पे उन्होंने सभी के सामने प्रस्तुत किया था कि फील्ड वर्क क्या होता है, फील्ड सर्वे रिपोर्ट क्या होता है। ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो एआरसी है, उनको लिख के हमने समझा। उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो 2000 में हमारे इस बिल्डिंग में, जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ, उसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे। उस वक्त हमने कुछ रिपोर्ट्स उनको सौंपी थी, 5 रिपोर्ट हमारे डॉक्टर महेश पाठक साहब ने दी थी। उनको अवलोकन करके उन्होंने सभी को डायरेक्शन दिए कि यू फॉलो द गाइडलाइंस एंड द सजेशन गिवन बाय द एआरसी। तो इस तरीके के जो इंटरवेंशन हुए हैं अच्छे अच्छे पॉलिसी में, इस वजह से हुए हैं क्योंकि इस तरीके के नेटवर्क उस वक्त बनाए गए, और आज हम एक अच्छी स्थिति में आए। एक्सपोर्ट्स में हम आज हमारा हर एरिया में प्रयास कर रहे हैं। जरूरी यह है कि एग्रीकल्चर का जो बदलाव 75 इयर्स में आया है, उस गति को सस्टेनेबल रखना जरूरी है। हर चीज आज ओपन मार्केट में है। एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में प्रतिशत था, हालांकि वो कम हुआ है, क्योंकि वी आर डेवलपिंग द नेशन, वी आर इन द ग्रोथ नेशन। आज तकरीबन 18% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है एग्रीकल्चर से आता है। और इस 75 साल के समय में हमारी खेती सब्सटेंशियल फार्मिंग जो वो कहते हैं, उससे बदलकर कमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है। अगर हमें इसको और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ाना है, तो हमारा जो आउटपुट है
उस आउटपुट को हम सही तरीके से रेन्यूमरेटिव प्राइसेस हमारे खेडूत को कैसे मिले, इसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम इस जो एक्सपोर्ट है उसको हम यहाँ से विड्रॉ करके जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस दिशा में काम करना शुरू किए। तो ये बहुत उपलब्धि है। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ हुए हैं। हरित क्रांति एक सबसे बड़ा है, उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन है, उसके बाद येलो रिवॉल्यूशन है, उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन है। शायद आप हमारे सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। खेती मतलब खेती नहीं है, हमारा जो अलाइड है ना फिशरी, वी आर द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द फिशरी। गुजरात में जहाँ रहता हूँ, गुजरात का जो सी शोर है, हमारे जो जामनगर, देवभूमि, द्वारका से लेके नीचे तक, हम गुजराती ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट वी एक्सपोर्ट ह्यूज फिश। और हमारे लोगों के लिए वो भी एक एरिया है जहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं मराइन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास इनलैंड फिश भी बहुत ज्यादा है। जो अगर आप इसके बाजू में आओगे तो 5,000 हेक्टर्स लैंड इज देयर व्हिच ऑनरेबल कलेक्टर सर इज गिविंग ऑन द रेंट। तो हमारे जो जो एक्सपोर्ट्स में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एक बहुत अच्छी चीज सर ने हमें बताई है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर सिर्फ खेती प्रधान प्रोडक्ट्स जो खेती में से उपयोग में हमें आते हैं सिर्फ वही नहीं है, या फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या सीरियल्स, दाने, गेहूं, चावल, दाल वगैरह नहीं है। ऑल्सो देर आर मसाले हमारे जो बनते हैं, फिर मछलियां बनती हैं, फिर दूध बनता है, पोल्ट्री, मीट बनता है, ये सारे भी ये अलाइड प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो ये जो एग्री इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो ये सारी चीजों पे रिसर्च करते हैं। मैं एक दो आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ ये रिसर्च के, जो हमारे मेरे लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि ये रिसर्च कैसे होता है। बिना बीज के नींबू, मैंने 4 साल पहले एक फार्मर के पास देखे थे, और नींबू में रस जो था वो उतना ज्यादा था। तो ये आप उगा सकते हैं, ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, अभी कुछ दिनों पहले, सर विल अग्री विथ मी, गुजरात में केसर का फार्मिंग, सैफरन का फार्मिंग के तैयारियां हो रही, मतलब फार्मिंग का एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और केसर निकला है। और ये केसर की क्वालिटी वही केसर की क्वालिटी है जो बनता है कश्मीर में या स्पेन में या ईरान में, इराक में। तो ये हमारे जो केसर बन रहा है गुजरात में, तो ये गुजरात का केसर, वही माहौल नहीं है, वो सॉइल नहीं है गुजरात में जो कश्मीर में होनी चाहिए, फिर भी हम ये कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू रिसर्च। हमारे देश में पद्मश्री पाए हुए बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको हम हमारे अन्नदाता बोलते हैं। हमारे देश में उनका बहुत ही हम रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे अन्नदाता पद्मश्री लिए हुए हैं, जो अगर आप पद्मश्री का लिस्ट देखें सालों सालों से, तो हैं ये बहुत बड़े पैमाने में ये लोग खेती ही करते हैं। बहुत सारे पैसे भी इन्होंने इकट्ठे किए हैं, पर फिर भी जमीन से इनका ताल्लुक नहीं गया हुआ है। सॉइल से, जो जमीन से जो उगाना है, इनका जो संबंध है वो उतना ही है लगाव जो पहले हुआ करता था। तो ये मेरे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। और सर का जो, आप अगर AERC में जाएं एसपी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर भी उनकी खेती चलती है। वहां पर भी उनके इनलैंड फार्म्स, जैसे बोला इनलैंड पॉन्ड में फिशरीज होती हैं, ये सारी चीजें इनके कैंपस में होता है। एक चौथा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, कॉटन, जो रुई होती है, कपास, इसका कस्तूरी कपास का जो हमारे गुजरात में कस्तूरी कपास बनने जा रहा है, वो एक GI प्रोडक्ट है। ज्यादातर हमारे भालिया के गेहूं भी GI प्रोडक्ट हैं जो गुजरात में है। तो ये GI प्रोडक्ट का जो नाम हमें मिलता है और हम उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट्स का भी जो आगे बढ़ाना है, GI प्रोडक्ट्स उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है, वो भी AERC थ्रू ही होता है।
तो ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रही हूं कि आपको इनका महत्व का पता चले। कई बच्चे हमारे कहते हैं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं, कहीं एक्सपोर्टर्स कहते हैं हम कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चार एग्जाम्पल्स तो दे ही दिए हैं, आप इसके ऊपर आगे बढ़िएगा। सर, मेरा दूसरा आपको आगे का सवाल ये है कि हम हमारे जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम बाकी देशों के दाम से थोड़े ज्यादा है, क्या ये सही है सर? तो क्यों ज्यादा है सर? देखिए, इंडिया जो है, हमारा जो देश है, ये सही में एक नेचर गिफ्टेड कंट्री मैं इसलिए भी कहूंगा कि हमारे पास तकरीबन 15 ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है जो जैसे आपने कहा कि केसर का भी उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। अभी हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हमें एक अच्छी स्थिति में प्रदान करता है कि हम डिफरेंट तरीके के क्रॉप को पैदावार यहाँ पे करें। लेकिन साथ में ये चीज भी है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन अभी हम वर्ल्ड में नंबर 1 शायद पॉपुलस कंट्री हो गए। और हमारी जो सबसे ज्यादा जो ये पॉपुलेशन है ये रूरल एरिया में रहती है। 2011 का सेंसस दिया जाए तो 68% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में थी, और अगर हमें आज की एस्टिमेट करें तो 2/3 पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन इज रूरल एरिया। और रूरल एरिया में होने की वजह से वो जो हमारा वर्कर्स है वो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पे और अलाइड सेक्टर। और हमारी जो लैंड की उपलब्धता है ये तकरीबन 1.40 मिलियन हेक्टर्स है। नेट सोन एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है वो उतना ही है। लैंड आप बढ़ा नहीं सकते, लैंड को आप दोबारा कल्टीवेशन में ला सकते हैं थ्रू इरिगेशन और अदर प्रैक्टिसेस। तो हमारी सरकारों ने, हमारे पॉलिसी मेकर ने पिछले 7-6 दशक में काफी अच्छी तरीके से इसमें किया है, और आधे से ज्यादा जो हमारी उपज लैंड है वो अभी हमारे इरिगेशन के अंडर है। इसीलिए हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो हम कहते हैं वो तकरीबन हमें 148 के तकरीबन पहुंच पा रही है। जिसका मतलब ये है कि एक ही लैंड हमें एक साल में दोबारा क्रॉप कल्टीवेशन में ला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम उसको प्रोटेक्टिव इरिगेशन भी दे सकते हैं अगर कोई लॉस हो सकता है तो। अभी हमारा जो उपज है मैम, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग साइज है वो सबसे बड़े चिंताजनक विषय है। हमारी लैंड होल्डिंग साइज, अगर हम रिकॉर्ड देखा जाए 2015-16 का जो एग्रीकल्चर लैंड सेंसस हुआ था उसमें 1.08 हेक्टर ही है, और हो सकता है कि अगर हम अभी उसका नया सेंसस करें वो 1 हेक्टर से भी कम हो। इसका मतलब क्या हुआ है कि हर घर में अवेलेबल जो लैंड है हेक्टर से नीचे है। और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे डिवाइड होता है हिंदू लॉ एक्ट के हिसाब से, क्योंकि जैसे फैमिली एक्सटेंड होती है नेक्स्ट जनरेशन में लैंड का सेग्रीगेशन शुरू होता है, क्योंकि 2 भाई है, 2 भाई में वो लैंड बढ़ जाती है। जब ये लैंड बढ़ना शुरू हो जाती है तो हर एक बंदा अपना क्रॉप कल्टीवेशन सेपरेट करता है, और जब वो सेपरेट क्रॉप कल्टीवेशन करता है, मानो कि आपके पास 2 बीघा जमीन है और आपको 20 किलो सीड की उपलब्धता है और मार्केट में 25 किलो सीड का बैग है, तो बंदा तो 25 किलो ही सीड लेना पड़ेगा। उसको ट्रैक्टर भी हायर करना पड़ेगा, मजदूर भी हायर करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दोनों बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और प्रोडक्शन में फर्क यह है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैलकुलेट होता है पर हेक्टर बेसिस पे, और क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है पर क्विंटल बेसिस पे। पर क्विंटल बेसिस पे इसलिए कैलकुलेट करना जरूरी होता है कि जब वो बेचने जाता है मार्केट में, उसके मिलने वाले दाम जो है उसकी जो लागत आई है उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी उसको वो पैसा वापस मिलेगा जितना जितना इन्वेस्ट किया है। मैं आपको अलर्ट करूंगा सबको, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मुनाफे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जितनी उसकी लागत है उससे लागत से ज्यादा उसको मिलना चाहिए। तो अभी हमारे स्मॉल होल्डिंग होने की वजह से ज्यादा लागत होती है और ज्यादा खर्चा होता है। और हमारे पास आज के टाइम में जैसे कि आप न्यूजीलैंड लो, ऑस्ट्रेलिया लो, अगर किसी ने विजिट किया हो या टीवी पे देखा हो तो उनके बड़े बड़े गेहूं के फार्म दिखते हैं, यहाँ पे मैकेनाइजेशन है। हमारे यहाँ इसके लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से मैकेनाइजेशन जो है वो लिमिटेड एरिया में हो पा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की लागत ज्यादा है, और उसकी वजह से हमारा जो उत्पाद तैयार होता है वो कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं कर पाता।
कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब हमने पढ़ा होगा, कुछ लोग होंगे WTO की अगर समझ पाते हैं, हमारा उत्पाद दूसरे देश के उत्पाद के प्रोडक्शन से कम हो तब आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक मेन हमारे पास लिमिटेशन रही है। इवन हमारा जो मिल्क है, मिल्क का भी वो इश्यू है, हम बहुत ज्यादा मिल्क उत्पाद करते हैं, लेकिन हमारा मिल्क उत्पाद ये मिलियंस ऑफ द नंबर ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसर के साथ है। वी आर इन द मासेस, और वही प्रूव टू दैट कि हम उन मासेस लोगों को हम कोऑपरेटिव थ्रू सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमूल हो या बाकी कोई हमारी कोऑपरेटिव्स होती है। वैसे ही कृषि का उत्पाद भी जो है, हमारा लिए इश्यू ये है कि हम ये सोचना जरूरी है आने वाले समय में, क्या हम कलेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं, क्या हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं, क्या है हम कम्युनिटी फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक साथ सभी चीजों करके हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम लाए, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक्सपोर्टेबल में कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव रहेगा। आपने जो कहा वो बात कुछ बहुत सारे चीजों में सही है, और हम उसी में कार्यरत अभी है, और हमें पूरी आशा है कि हमारे जो खेडूत है ये इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जिसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट ही नहीं, आत्मनिर्भर ही नहीं, एक बड़े एक्सपोर्टर के तरीके से उभरे, और साथ में ही ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी हम सस्टेनेबल करें, उसको हम खत्म ना करें, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी वो रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम वही एक्सपोर्ट करें जिसके लिए हमें इस नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस है उसको ध्यान में लेके उसमें कार्यरत कर रहे हैं। सर, हमारे भारत देश में इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो जमीन है, आप खेत वाली खेती प्रधान जमीन है, लैंड जहां पे हम खेती कर सके, वो जमीनें भी हमने इतना, आई वुड नॉट लाइक टू से, मुझे ये शब्द यूज नहीं करना है, पर जो हमारे ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जब गए, हम इंडिपेंडेंट हुए, तो ये सारी जमीनें बर्बाद करके गए थे। What we call it in very good positive word is soil exhaustion. जो हमारा सॉइल एग्जॉशन हुआ है, जो हमारी जो फसलें हैं उसका जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए, जैसे एनपीके, हम एनपीके इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर, जैसे डीएपी, ये सारी हमें फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि हमारा जो उत्पादन है वो हमें उतना पोषण नहीं दे रहा है, इसलिए हमें पोषक तत्व अंदर उमेरने, जैसे मैं विटामिन बी की टैबलेट लेती हूँ रोज, मैं विटामिन B12 के इंजेक्शन लेती हूँ, वैसे ही हमारी खेती को, हमारे प्रोडक्ट्स को ऐसे विटामिन चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमें खाने से वो मिले, हमारे शरीर को वो मिले। सो वी आर सॉइल एग्जॉस्टिव, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो फर्टिलाइजर हम करते हैं वो ज्यादा उत्पादन हो उसके लिए ज्यादा यूरिया यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स के लिए हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि हमारे छोटे छोटे फार्म्स है, अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग करें जैसे इजराइल कर रहा था, जैसे दूसरे देशों में हो रहे हैं, तो हमें फर्टिलाइजर्स भी कम चाहिए, हमें पानी भी कम चाहिए, हम ड्रिप इरिगेशन भी करवा सकते हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी से हमें बट जाती है ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी के रहते हुए हमें काफी महंगा मिलता है। सर, एम आई करेक्ट इन माय ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस? यस, क्योंकि हमारी सॉइल थोड़ी एग्जॉस्ट हुई है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ, नए फर्टिलाइजर, इरिगेशन के साथ चल पड़े हैं। वो वक्त की जरूरत भी थी, और उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे लिए जरूरत था कि हम इंपोर्ट पे भरोसे पे ना रहे। और मैं आज भी जब भी कभी भी कहता हूँ, कंट्री लाइक इंडिया जिसके 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हो, उसको सेल्फ रिलायंट होना ही जरूरी है। जिसके लिए जितनी अनाज की जरूरी हो पैदावार, लेकिन ये अनाज पैदावार करने का सबसे तरीका जो है वो है कल्चर है, वो है सॉइल। जो हमारी जमीन है उस जमीन की हेल्थ सही रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बात सही कही कि हमने पिछले 5 दशक में वो जमीन की जो उपजाऊ है वो हमने फर्टिलाइजर के ज्यादा एप्लीकेशन की वजह से थोड़ी सी खराब हो गई है, क्योंकि सॉइल का स्ट्रक्चर और सॉइल का स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर दोनों थोड़े से बिगड़े हुए हैं।
और मैं आपको कह दूं कि हमारे जो दादा परदादा थे, वो खेतों में फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम गोबर का खाद कहते हैं, जो अगर आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो आपके गांव में गोबर के खाद के ईंट मिलेंगे, वो उसमें इन्वेस्ट करते थे। आई वुड से इन्वेस्ट का मतलब ये है कि वो सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के साथ साथ वो उसका पावरफुल रिस्पॉन्स भी देते थे, जिसकी वजह से जो पीक पाक को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश मिलता था। साथ में ही जो हमारे जो जंतु होते हैं खेत में, वो भी उसमें रहते थे, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो नेचर स्टेट हमारे लिए नहीं है, वो काफी जंतु और एनिमल, पशु सबके लिए। यस यस यस, वर्मी कंपोस्ट। सर मैं ये भी कहना चाहूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में लोगों को गोबर भी एक्सपोर्ट करना है, उससे भी पैसे कमाने हैं, तो गोबर एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ फर्टिलाइजर में गोबर का इस्तेमाल कम होता है। वर्मी कंपोस्ट भी कम बनते हैं, बहुत कम वर्मी कंपोस्ट आज बनाते हैं हमारे देशों में। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी अपनी सरकार को अप्रिशिएट करते हुए कि बहुत सारे एग्री पार्क्स बनाए हैं हमारी सरकार ने। मेरा शब्द शायद सही ना हो एग्री पार्क्स, पर SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे हमने बने हैं, वैसे एग्रीकल्चरल पार्क्स यहाँ से खेती के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। और इफ्को ने भी बहुत अच्छे नैनो यूरिया पैक्स बनाए हैं, और ड्रोन के साथ साथ ड्रोन से हमारे इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की छंटनी होती है वहां पे, और टू शावर द पेस्टिसाइड्स। तो एक साथ ये सब हो सके बड़े से फार्म्स में, तो गवर्नमेंट ने काफी सारी मेहनत की है इसके लिए। आई वुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आज जीरो इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे उत्पादन बिल्कुल नहीं था, आज जीरो था हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का, आज 19% तक हम पहुंचे हैं। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in general for bringing in this change. Yes, आपने बोला रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मुझे याद है, व्हाइट रेवोल्यूशन मुझे याद है। तो ये सारे हमने, जैसे हम, आपने सही कहा सर, जैसे हम सोल्जर्स को हमारी सुरक्षा के लिए महत्व देते हैं, हमारे अन्न के लिए, आज मुझे खाना मिला तो उसके लिए मेरा जो फार्मर है उसको मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। तो ये चीज हमें उनको सैल्यूट करना जरूरी है मैडम। यस सर, यस सर, सैल्यूट, पैर पड़ना, ये सब हमारे दाता है, हमारे अन्नदाता है सही रूप में। और तीसरी बात यह है कि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि इसीलिए आज हमने गेहूं चावल बैन करे हैं, शक्कर बैन की है, क्योंकि हमारे देश को तो हमें ये चीजें मिलनी चाहिए। वरना जो ग्रीडी लोग होते हैं, जो लोग माल को गोडाउन में रखते हैं, फिर कम होता है मार्केट में, फिर ऊंचे दाम में बेचते हैं, ये चलता रहेगा। फिर आप वापस से गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, पैसे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने आज एक्सपोर्ट पे बंद कर दिया तो हमारे लिए किया है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसमें क्या होता है मैडम, हमारा जो पॉपुलेशन है ये थोड़ा सा समझने की तैयारी नहीं रखता है। मैं थोड़ा सा हार्ड बोलूंगा और थोड़ा सा फिगर्स भी बताऊंगा। हमारा जो एग्रीकल्चर था का कंट्रीब्यूशन तो 50 से ज्यादा था पहले, अभी कम इसलिए हुआ कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं और हमारी उत्पादकता और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होने की वजह से, लेकिन हमारे उत्पाद में कोई कम नहीं आई है। और आज भी हमारा जो 80% कंट्रीब्यूशन है, इट्स रियली रीजनेबल बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग कंट्री। और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है तकरीबन 12% आज भी है एग्रीकल्चर का टोटल एक्सपोर्ट्स में। हालांकि इंपोर्ट भी हमारा तकरीबन 5% है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो कंज्यूमर है ना, उस कंज्यूमर को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि खेडूत अपने 6-9 महीने 3 महीने 90 डेज 120 डेज 150 डेज की परिश्रम के साथ कोई उत्पाद मार्केट में लाता है। जो उत्पाद जो होता है वो पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल होता है, इसीलिए उसका मूवमेंट जल्दी होना और खप जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये जो पेन है, ये पेन की कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। मेरा खेडूत ही ऐसा एक जिंदा आदमी है
इंसान है पूरी अर्थ में जो अपना प्रोड्यूस का प्राइस कभी डिसाइड नहीं करता। इट इज डिसाइडेड बाय द मेनी फैक्टर्स, जो अलग एक विषय हो सकता है हमारे डिस्कशन का, लेकिन जो उसको मिलता है वो उसी में खुश भी रहता है और उसी तैयारी के साथ नए क्रॉप के लिए भी वो तैयारी करता है। इसीलिए हमारा जो कंज्यूमर है, जैसे आपने बहुत सही कहा, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो डिसीजन गवर्नमेंट के पास दो पार्टनर है, कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। और मैं आपको कह दूं, शायद हमारे लोग जानते नहीं, क्योंकि कृषि के बारे में जब भी सोच आती है, घर की मुर्गी दाल बराबर की बात होती है। क्योंकि हमारे यहाँ उपज है, हमारे पास पैदावार है, हमारे लोग एग्रीकल्चर एक व्यवसाय नहीं करते हैं, वो लाइवलीहुड को करके फिर उसमें से जो बचता है वो चाहते हैं कि हमारे जो बाकी बंधु है देश में उनके लिए खाने का भी इंतजाम इससे निकले। कृषि मंत्रालय भारत सरकार, कृषि मंत्रालय गुजरात गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मैं सभी स्टेट से मैं जानता हूं, उनसे मिला हूं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट मैम। नंबर ऑफ स्कीम, नंबर ऑफ एफर्ट्स जो लोग कर रहे हैं ना, शायद आम आदमी को उसकी पहचान नहीं है या उनको समझ नहीं है या माहिती नहीं है, इसलिए बहुत बार बातें स्ट्रेट हो जाती है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, साथ में प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करना, ये ऑलवेज सर्कस इज देयर फॉर द गवर्नमेंट। तो कुछ पॉलिसीज कुछ कंपल्सन की वजह से बनानी होती है या इंप्लीमेंट होती है, फोकस एक ही होता है, प्रोड्यूसर इज आल्सो द कंज्यूमर। तो उसको भी कभी तकलीफ ना हो। हालांकि सबसे अच्छा आसान रास्ता यह है जो IIM जो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, जो खेडूत को, यूथ को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, वो कोई भी हो, जैसे आपने कहा, जरूरी नहीं वो एग्रीकल्चर करता हो, अगर उसको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, दे आर वेलकम। आप आइएगा हमारे यहाँ पे, हम हर संडे मैडम यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में खेडूत हाट हम लगाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग ग्रोन प्रोड्यूस यहाँ पे बेचा जाता है। सो वी हैव मेड देम द अवेलेबल विद द प्लेस, और जल्दी ही हम एक बड़ा मिलेट फेस्टिवल भी करने वाले हैं यहाँ पे, ऑनरेबल और वाइस चांसलर के नेतृत्व में। डॉक्टर निरंजन पटेल साहब है हमारे जो रजिस्ट्रार श्री है, भाईलाल बी पटेल, और काफी जो हमारे सभी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो काफी सपोर्टिव है कि वल्लभ विद्यानगर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और एग्रो सेंटर, ये जितना हो सके उतना खेडूत के लिए सुविधाएं आप उपलब्ध कर रहा है। हेल्प डेस्क, हमने एक हेल्प डेस्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हेल्प डेस्क यहाँ पे किया हुआ है, उसमें भी आके गाइडेंस आप ले सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये सब हम पता है हमें, और बहुत सारी लोन्स, मशीनरी के लिए, कलेक्टिव लेने के लिए सब्सिडीज, यानी कि 2-4 खेडूत एक ट्रैक्टर कलेक्टिवली खरीदे तो उसके लिए भी सब्सिडी है। बहुत सारी चीजें, फर्टिलाइजर, बीज हमारे खेडूतों को मुफ्त में सरकार देती है, काफी सारी बेनिफिट सरकार दे रही है खेडूतों को, लोन्स दे रही है वगैरह। मेरा एक कहना है कि आज 75 सालों के बाद भारत की जमीन तो इतनी अच्छी है ही, आपने जैसे बोला, नेचुरल गॉड गिफ्टेड जमीन है हमारी। तो 75 सालों में हमने एक सिर्फ सिक्किम 2016 में और लक्षद्वीप टापू, हमारा जो जूथ है लक्षद्वीप का, ये जो टापू है, ये 2 ऑर्गेनिक है, एक यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट है, एक राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी, ऑर्गेनिक, पूर्ण तरीके से ऑर्गेनिक बनाए हैं। तो हमारा और कोई स्टेट और कोई जगह बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, जैसे महाराष्ट्र, जैसे कर्नाटका, जैसे आंध्र प्रदेश, ये सारे हमारे खेती प्रधान राज्य हैं, जहां से उत्तर प्रदेश, यहाँ से खेती बहुत निकलती है, गुजरात थोड़ा सा है, हमारा उड़ीसा भी थोड़ा है, तो ये यहाँ पे जो हमें, हाँ तमिलनाडु भी है। तो कौन सा स्टेट को हम अभी एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक बनाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन विश्व में एक्सपोर्ट के लिए बन रही है ऑर्गेनिक की। अभी लास्ट ईयर हमारी सरकार ने तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट को मोरिंगा ड्रम स्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं मोरिंगा या ड्रम स्टिक्स, इसके लिए 4 हमने डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाए हैं सिर्फ मोरिंगा के लिए। तो ये सब हमारे यहाँ पे कैसे बनेगा और हम कब ऑर्गेनिक
दो चार और स्टेट्स अगर ऑर्गेनिक बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, आपने बहुत सही कहा है। कुछ पॉकेट्स अब अभी हम डेवलप कर रहे हैं, और जैसे कि सिक्किम है, या फिर हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। गुजरात की भी बात करो तो आपके पास डांग जिला है, जो जिला ट्राइबल है, एवं दाहोद इस साइड। हाँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे खाद की जो यूटिलाइजेशन है केमिकल की बहुत कम है, और जिसको कन्वर्ट करने में आसानी होगी, तो आप ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग वहाँ अच्छी तरीके से कर सकते हो, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूजेस कम है, रीच कम है। जैसे कि हमारा पर हेक्टर यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 150 केजी पर हेक्टर ऑलरेडी है। बाकी स्टेट में वो थोड़े थोड़े पॉकेट्स में करना जरूरी है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट एरिया है। अगर हमारे जो खेडूत को अच्छी तरीके से, जैसे IIIM कर रहा है, और यहाँ पे जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे, उनके लिए काफी अच्छा एरिया है जो डेवलप हो सकता है। हमारे काफी पैदावार जो है, अगर आप देखोगे लास्ट 15 दिन पहले माननीय गृह मंत्री ने, जो कि कोऑपरेशन के भी मिनिस्टर है, उन्होंने ऑर्गेनिक एक कोऑपरेटिव्स का भी एक निर्माण किया है, और हमारे यहाँ के खेडूत जो है यहाँ के नजदीक के, उनको भी एक प्राइस से नवाजा गया वहां पे, जैसे टर्मेरिक क्रॉप इज ग्रोइंग। ऑर्गेनिक एक हमारा पहले वाला सिस्टम रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो नया है। लेकिन एक बात और मैं कह दूं, जैसे कि, और हमें बहुत प्राउड है कि हमारे राज्यपाल श्री अभी नेचुरल फार्मिंग के लिए काफी हमें गाइडेंस कर रहे हैं गुजरात में, जो कि काउ सपोर्टेड फार्मिंग है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो विदाउट केमिकल वाली है। दो थोड़े से उसमें अंतर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि केमिकल फ्री फीड फूड हम कैसे सर्व करें। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा मैडम, हम बात तो ऑर्गेनिक की कर लेते हैं, क्या हमारा कंज्यूमर अवेयर है? क्या वो हमारा कंज्यूमर प्रीमियम प्राइस देने के लिए रेडी है? क्योंकि हर कोई उत्पाद जो है ना, वो मार्केट से रिलेटेड है। अगर वो उत्पाद को आपको सही मार्केट नहीं मिलेगा, सही दाम नहीं मिलेगा, तो जो पैदावार करने वाला हमारा खेडूत है वो उत्साहित नहीं होगा, वो उसमें ज्यादा लैंड डिवोट नहीं करेगा। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अगर एक बाजार में अगर आप दो रिंगन लेने बैठे हुए हो, एक रिंगन जो है केमिकल के साथ है, एक रिंगन जो है विदाउट केमिकल वाला है, तो विदाउट केमिकल वाले के लिए आपको प्रोडक्टिविटी में पहले 2-3 थोड़ा सा कम होने का चांस होता है, ये रिसर्च भी बताता है। तो और दूसरी बात यह है कि आपको उसके लिए लगने वाला खाद आप यूज नहीं करोगे, आप FIM यूज करोगे, और फार्म एंड मैन्योर जो होता है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है, और फर्टिलाइजर का रिस्पॉन्स जल्दी आता है। जैसे कि हम आज आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं और एलोपैथी की बात करते हैं, सेम वे इट इज लाइक। तो हमारे जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर को अवेयर होना जरूरी है कि हम कोई मूवी थिएटर में 225 का पॉपकॉर्न लेने के लिए हमारी जो मानसिकता है, लेकिन 40 रुपए के बजाय 50 रुपए देने की मानसिकता हमारी क्यों नहीं होती है? Consumer should be held responsible first to ask himself or herself, I am ready। मुझे एक अच्छा खाद, हमारे लिए एक अच्छा वेजिटेबल चाहिए, एक अच्छा फ्रूट चाहिए, एक अच्छा, जैसे कच्छ इज डेवलपिंग इनॉर्मसली मैडम। Yes, मैं वही कहना चाह रही हूँ। जैसे मैंगो, आप इवन ड्रैगन फ्रूट्स, आप कच्छ में जाइएगा, एंड द स्वीट इज सो नाइस बिकॉज इट इज बीन ग्रोन इन द शैलो रेत सैंड में उसको लिया गया है। तो हमें यस मैम, एक बात मैं और कहना चाहूंगी सर, आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को, आई अग्री विथ यू, टोटली अग्री विथ यू, ऑर्गेनिक के प्राइस थोड़े से ज्यादा होते हैं। पर आज हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस बने हैं, वो ऑर्गेनिक के चीजों के प्राइस ज्यादा देके भी ऑर्गेनिक खरीदने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये सीपेज होगा निचले कक्षाओं में, मिडिल क्लास में, और उसके बाद। पर मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, कॉन्ट्ररी टू हम जो बात कर रहे हैं आज, मेघालय, असम, कच्छ की आप बात कर रहे हैं, मेघालय, असम जो पीछे रह गए छोटे छोटे राज्य हैं, असम तो थोड़ा सा फिर भी बड़ा है, यहाँ के उत्पादन इतने अच्छे और वेरी वेल रिसीव्ड हैं कि एक्सपोर्ट के लिए ये चीजें दे आर सेलिंग ऑनलाइन। मेघालय की जो हल्दी है,
जो पिपरी मूड है मेघालय की, घर घर में हल्दी बनती है और ये हल्दी ऑर्गेनिक प्रमाण से बेचते हैं। ये सारी ऑनलाइन बिक्री हो गई है और इसका फायदा कंपनीज लाइक अमेजोन को मिलने लगा है। तो ये हम क्यों ना ले, और ये ऑर्गेनिक है तो हम क्यों ना इसका एक्सपोर्ट करें। हम ये मॉडल छोटे छोटे क्लस्टर्स में लाके ये मॉडल हम आगे बढ़ाएं। तो ये मैं वहां के राज्य के चीफ मिनिस्टर्स, सरकार की जो भी हमारे वहां के सरकार की, राज्य के सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने फार्मर्स को इकट्ठा करके जो ज्ञान दिया है, सिक्किम, आई वुड लाइक टू क्लैप सिक्किम, क्योंकि एक्सपेंसिव होने के बावजूद आज वो एक खड़ा है स्टेट में। सिक्किम का फार्मर हूं, खलास बात, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है अलग से। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, यस वी हैव टू। महंगाई में अगर आप मिठाई खरीदने जाते हो तो आप अच्छा अनाज भी खरीदें। नहीं, इसमें बात यह है मैम कि अभी इसीलिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 से ज्यादा एफपीओ की बात की है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यस। और अगर सिक्किम और मेघालय कर सकता है, जहाँ पे टेरिटोरियन जो है ना मैडम, हिली टेरिटोरियन है, हमारे यहाँ तो प्लेन एरिया है जिसमें ये बहुत आसान तरीके से हो सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि आप सिमिलर आइडेंटिकल जो सोच रखने वाले जो खेडूत या यूथ या बिजनेसमैन है, वो साथ में आके इसको आप एक ऐसा मॉडल बनाए जो आपने शायद महानांगो को सुना होगा। ये ऐसे ही ग्रुप बने थे शुरुआत में, जिन्होंने साथ में आके जो एक्सपोर्ट कंट्री को जो चाहिए, जिसमें जो क्वालिटी का उत्पाद चाहिए, उसी उत्पाद को, नॉर्म्स को रख के उन्होंने उत्पाद करना शुरू किया और एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो ऐसी अगर आप एक मंडली या एक ग्रुप बनाएंगे, और ट्रिपल आईएम का जो एक मैंडेट भी है कि सोने की चिड़िया का जो हम बात करते थे पहले, इंडिया वाज दिस वन, जहाँ सोने का धूर भी निकलता था, वो तभी हो पाएगा जो ऐसे ग्रुप्स बन के जो डिमांड है उसको उत्पाद करे। वो उत्पाद ना करे जो आप बेच रहे हो, ऐसा ना करे। आप वो ना बेचे जो आप उत्पाद कर रहे हो, आप वो उत्पाद करे जो डिमांड वहां पे हो रही है। और उसके लिए हम आपके साथ है। हम ट्रिपल आईएम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अपेडा, ये सभी आपके साथ है। हाँ, आपको आगे आना पड़ेगा और आपको इसमें अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे सभी देखो मैडम, इंडिया इज द यूथेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। yes. और मैं चाहता हूं कि ये यूथ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आए, एग्रीकल्चर में आए, प्रोसेसिंग में आए। जरूरी नहीं है खेती मतलब आप खेत में जाके काम करो। माय नेक्स्ट पॉइंट इज आप लॉजिस्टिक में आ जाइए। वो जो लॉजिस्टिक लगता है ना, ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग, पैकिंग, सॉर्टिंग, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें जो ना, ये इतना बड़ा चेन है जो अवेलेबल है आपके लिए, जो जरूरत है आज की, जिसकी वजह से खेडूत को अगर आपको एक कोई कमोडिटी दे देनी है, तो वो जैसे कि जीसीएमएफ क्या करता है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इज द बेस्ट कोऑपरेटिव एग्जांपल बीइंग कोटेड। वो करता क्या है, वो मिल्क पोरर से मिल्क लेके कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, दही हो, योक हो, कुछ भी हो, और उसका जो मुनाफा आता है वो फार्मर्स को या मिल्क पोरर को वापस देता है। तो हमारे जो यहाँ के दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आ सकते हैं साथ में, जिसमें गवर्नमेंट एफपीओ फॉर्मेशन के लिए ट्रेनिंग भी देती है, पैसा भी देती है, और साथ में हमारे साथ जुड़ने का एक मौका भी आपको मिल सकता है। सर, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि हमारी एक स्कीम थी, अपेडा की एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने दी थी, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, TMA जिसको हम बोलते थे, वो अभी सरकार ने लिमिटेड क्यों कर दी है? या गवर्नमेंट की तरफ से काफी इसमें काम हुआ है मैडम, क्योंकि TMA जो है वो एक तरीके का ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का, यस, और गवर्नमेंट का काम होता है कि आपको एक दिशा दे, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो एक दिशा में काम करते रहे, जिसमें कि आपको फ्रेट चार्जेस है जो आपके लिए एलिजिबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए दिए गए थे।
साथ में ही कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन प्रोड्यूस का, वो उसको बढ़ाने का एक प्रयास इसमें रहा है अभी। लेकिन जैसे आपने कहा लिमिटेड किया, अगर मैं 2021 का देखो तो उन्होंने रिवाइज भी किया है मैडम, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट फॉर द डेयरी प्रोड्यूस। नाउ दे हैव अगेन रिवाइज द स्कीम, और उन्होंने इस स्कीम को एलिजिबल कर दिया है असिस्टेंट के लिए, जिसमें आप अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का देखेंगे, इसमें उन्होंने एक जीआर भी निकाला हुआ है। हम आगे से ऐसा करेंगे कि हमारा जो IIIM है इसके साथ एक जीआर भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि एक एग्रो सेंटर हमारा एक मार्केट आउटलुक भी हम पब्लिश करते हैं, जिसमें इस जीआर का हम, जैसे कि रिसेंट जीआर होते हैं ना, उसको उसमें हम डालते हैं। अगर आपके पास जितने भी आज ये व्यूअर्स हैं, अगर ये इनका डेटा अगर आपके पास हो, तो वो डेटा आप हमारे शेयर करेंगे तो हम उनको इसके साथ भी वो सॉफ्ट कॉपी शेयर करेंगे। जैसे जैसे ही पॉलिसी इम्प्लीकेशन इंटरवेंशन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो हम उनके साथ सीधा उनके मोबाइल पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो TMA हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, एक्सपोर्ट सब्सिडीज हो, डेस्टिनेशन सब्सिडीज हो, फ्रेट चार्जेस रिडक्शन हो, बाउंड कोटा रिडक्शन हो, टैरिफ रिडक्शन हो, ये सभी चीजें हम उनको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें मैडम टाइम टू टाइम रिवाइज होती है, और ये रिवाइज भी इसलिए होती है। आई वुड अप्रिशिएट सर कि आप अब हम जुड़ चुके हैं, आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई विल डू इट फॉर माय स्टूडेंट्स। जैसे कि जैसे हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि TMA लिमिटेड कर दिया है तो सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे TMA आज नहीं मिलता है। हाँ, नहीं सभी पे नहीं मिलता ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा है कि 2021 में इसको रिलीज हुआ है, फरवरी 2019 में भी रिलीज हुआ। नहीं सर 2023 में इन्होंने चेंज किया है। हाँ, वो अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में TMA को चेंज किया है। हाँ, इसको अभी रिवाइजल फेज में अभी हर चीज चल रही है। गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स होता है, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारा भी रिव्यू होता है, वैसे पॉलिसीज का हर रिव्यू हो रहा है। फिर वो सीड पॉलिसी हो, फर्टिलाइजर पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो, या तो फिर स्पेशल जोन इकोनॉमिक जोन पॉलिसी हो, ये सभी पॉलिसी का रिव्यू जो है वो वर्किंग ग्रुप करवाता है, नीति आयोग का एक सेक्शन करवाता है, वो ही रिव्यूअल में अभी चल रहा है। जल्दी ही शायद नया पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट आएगी, जो आपके साथ ड्राफ्ट भी शेयर करेगी, क्योंकि हमें चाहिए कि हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाए और हमारे जो एक्सपोर्टर्स है उसको कम टाइम में उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका जो क्लियरेंस ऑफ शिप भी हो, क्योंकि आप जानते हो कि गुजरात इज हैविंग अ गुड नंबर ऑफ हब्स सी शोर, और जो है तो उसके लिए ही इट इज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड होपफुली इट विल बिकम अगेन with support. वेरी गुड थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और बहुत सारी हमें आपने बताए हैं कि ये चीजें से आप फार्मर्स को, एक्सपोर्टर्स को आपने बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है, और आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हमें बताया है सर। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अगर यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं और तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ मेरे क्वेश्चंस तो। एक बात मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनने के दिशा में काफी तेजी से जा रहे हैं, और हमारी सरकारें, कोई भी सरकार हो, वो सभी प्रयास ये करती है कि हमारा जो खेडूत हो उसकी आमदनी बढ़े, और इस आमदनी बढ़ने का तरीका हमने 16-17 से चालू किया है, और काफी इसमें हमने बढ़ोतरी करी है। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 बीच में आया, और शायद उसी वक्त हमें पता चला कि रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास आजू बाजू सभी चीजें जो है ना, वो रिसर्च से ही आई हुई है, और रिसर्च हर एक का एक भाग होता है। हमारी जो बहनें हैं वो सबसे ज्यादा रिसर्च करती है, आप जानते हैं। फिर साड़ी लेनी हो या फिर ज्वेलरी खरीदनी हो, द रिसर्च इज आल्सो देयर इन द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फिर वो मेडिकल ही क्यों ना हो, एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, मैकेनाइजेशन ही क्यों ना हो, इवन पढ़ाई करना भी क्यों ना हो, आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सभी रिसर्च से आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप रिसर्च के बारे में अपना नजरिया बदले, क्योंकि रिसर्च बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अपनों को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ये सोचना है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, फॉरेन करेंसी। आज हम मैडम तकरीबन 60,000 करोड़ का ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो सभी भाई यहाँ पे जुड़े हैं, बहनें जुड़ी हुई है,
वो ये सोचे कि हम ऑयल सीड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज वैल्यू एडिशन के बारे में सोचे। स्पाइसेस, हमारे स्पाइसेस बहुत बड़ी ताकत है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरी दुनिया में। और हम हाई की ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्पाइसेस का उत्पाद करते हैं, जैसे टर्मेरिक और बहुत सारे उत्पाद है, उसमें आप आइएगा। ड्रमस्टिक जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग एरिया है जहां आप आ सकते हैं। फिशरी तो है ही, पोल्ट्री भी है ही, और बाकी भी सभी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी कभी एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर को विजिट करिएगा। आपका सभी का यहाँ पे स्वागत। और ऐसे ही जो हमारे संगोष्ठी आज ये हुई है चर्चा सत्र, ऐसे भी आगे करेंगे। आभार व्यक्त करूंगा फिर से IIM का, दीपक सर का, नरेंद्र सर का और मैडम तृप्ति शाह मैडम का, और धन्यवाद है हमारा मिनिस्ट्री का और हमारे यूनिवर्सिटी का जो ऐसे काम करने के लिए हमेशा सपोर्ट कर। यस सर, सभी का धन्यवाद। और चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े और हमें इस देश के इसमें आत्मनिर्भर बनाने में, सेल्फ रिलायंट बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में आप भी सहयोग करें। हमारे खेडूत के साथ खड़े रहे हैं और उनकी जीविका और उनकी आत्मनिर्भरता के साथ उनको प्रणाम करते हुए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। धन्यवाद। सरकार को, आप सभी को, खेडूतों को नमस्ते करते हुए मैं कलमकर सर का, डॉक्टर कलमकर सर जो हमारे साथ हैं आज, उनका टाइम और इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म बहुत ही आभारी हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।